यस, कौन कल अपना EAN और वो कंप्लीट हो गया ना। अब देखिए क्वेश्चन हमसे कुछ रिवर्स मेथड में भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल देखिएगा बोर्ड पर, कल हमने लास्ट में क्या कंप्लीट किया था बेटा, EAN। ठीक है, EAN का क्या फॉर्मूला याद है ना सबको, Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट टू इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट, अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हो सकता है कि वो आपसे ये पूछ ले कि यहां पर x का वैल्यू क्या है। क्वेश्चन इस तरह से भी बेटा आ सकता है, FeCO(x). तो अपने को ये तो याद हो ही गया कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसके इक्विवेलेंट जाएगा, इनर्ट गैस के। और हमारे पास ये कौन सा पीरियड है, फोर्थ, और फोर्थ पीरियड की इनर्ट गैस कौन सी है, क्रिप्टॉन, और उसका नंबर है 36। तो इनका नंबर कहां पहुंचना चाहिए, 36। और ये EAN जनरली किस पर एप्लीकेबल होता है, कार्बोनिल्स पर। अब ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या हैं, 0। अब तो x की वैल्यू पता नहीं है, तो हम ऐसे सीधे नहीं कर सकते। एक तो लॉन्ग मेथड और एक शॉर्ट मेथड। लॉन्ग मेथड में तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट करोगे कि अगर मान लीजिए इसकी कैलकुलेशन करनी है तो 28 माइनस 0 प्लस 2x, और जाना कहां पर है, 36 पर। ठीक है, फिर उस केस में आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 28 प्लस 2x इज इक्वल टू 36, 2x इज इक्वल टू 36 माइनस 28, और फिर x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। एक तो ये मेथड है। दूसरा हम शॉर्ट में भी कर सकते थे कि सर निकेल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, हमें चाहिए 36, कितने का गैप आया है, 8 का, और उसको किससे डिवाइड करो, 2 से। 8 इलेक्ट्रॉन है तो लॉन पेयर में कितना आ गया, 4 आ गया। ऐसे भी किया जा सकता था शॉर्ट में, है ना। तो आपसे अगर ऐसा रिवर्स क्वेश्चन आ जाए तब भी बता दोगे ना। अब बताओ आयरन के केस में कितना आना चाहिए एक्स का वैल्यू, आयरन का नंबर कितना है, 26, जाना कहाँ है, 36, कितने का गैप आया, 10 का, तो 5। तो यहाँ एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे, 5 आ जाएगा। तो हम इस तरह से भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे बताओ, सपोज यहां पर क्रोमियम होता, तो अब बताइए यहाँ एक्स क्या हो जाता, क्योंकि अब मुझे 24 से जाना है 36, तो 12, और 12 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पर एक्स की वैल्यू 6 आ जाए। तो अपने पास एक तो लॉन्ग मेथड है, और एक हम इंस्टेंट जल्दी जल्दी आंसर करना चाहें तो बिना कैलकुलेशन के भी ऐसे कर सकते। अगर यही मेंबर 5D का होता तो मेरे लिए इनर्ट गैस कौन सी हो जाती, जिनॉन। फिर मैं कितने पर ले जाता बेटा, 54 पर ले जाता। ठीक है, अच्छा, ऐसी जगहों पर जहां आपको एक ही सेंट्रल एटम नजर आए, इसको हम कौन सा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, मोनो न्यूक्लियर। क्या बोलेंगे बेटा, मोनो न्यूक्लियर। अब आओ एक्सरसाइज नंबर 2 पर। मतलब ऐसा सिंपल सा भी कुछ पूछा जा सकता है। तो मोनो न्यूक्लियर के लिए हमारे पास पेज नंबर 140 पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, 38। पेज नंबर 140, एक्सरसाइज 2 है, और क्वेश्चन नंबर है 38। तो अब हम सीधा आंसर क्या लगाएंगे, मोनो न्यूक्लियर। क्यों बोला है मोनो न्यूक्लियर, क्योंकि सर वहां पर एक ही तो सेंट्रल एटम है, उसी के लिए कौन सा टर्म यूज किया गया है, मोनो। हो सकता है कोई डाइमर बनता तो उसको हम बोल देते फिर कुछ और, डाई के केस में, है ना। समझ रहे हैं मेरी बात। तो इस तरह से हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स मोनोन्यूक्लियर टाइप के हो गए। अच्छा, कल हमने वर्नर आपको एक मैंने कौन सा बिगिनर्स बॉक्स करने के लिए बोला था, 1 और 2 बोथ। तो आई थिंक आपने कर लिया होगा। कोई प्रॉब्लम आ रही है, हो रहे हैं क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा है जो डिस्कस करना चाहिए अपने को, है ना।
जिसमें आपके आयंस बनाने वाली बात होगी। हाँ ठीक है, वो मैं समझ गया आपकी बात। सब लोग पेज नंबर 109 पर क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं आप। पेज नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में हम बोल रहे हैं। अब यहां पर आप एक एक चीज ध्यान से देखिए। पैलेडियम है Cl2 और 4NH3। अब एज पर बर्नर हमें सबको क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है। बताओ पीडी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है बेटा, +2 आ रहा है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना चाहिए अपने को, 4। तो हम इसको ऐसे रीअरेंज कर लें, पीडी NH3 होल 4, और बाहर अब क्या आएगा अपने पास। अब अगर इसके आयन बनाऊं मैं तो दो तो ये बनाएगा 2 क्लोराइड। अब बचा हुआ अगर दो नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज किस पे हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स पे। तो मेरा यहां पर जो आयन बनेगा वो एक कॉम्प्लेक्स कैटायन बन जाएगा जिसके ऊपर चार्ज होगा +2। तो टोटल कितने आयन हो गए, 3। एक और ये दो मिलकर हो गए 3। तो इस तरह से हमें यहां पर आयंस बनाने हैं। बना पाएंगे? बताओ सेकंड वाले केस में क्या होगा, NiCl2 6H2O, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया, +2। तो मुझे क्या रखना है, 4। अगर मैं 4 रखता हूं यहां पर तो NiH2O होल 4 Cl2 2H2O। अब ये तो कोई आयन बनाएगा ही नहीं, तो इससे तो कुछ आयन बनने वाला नहीं है। इससे फिर वापस ऐसा ही बनेगा, दो क्लोराइड बनेंगे और एक कॉम्प्लेक्स वाला आयन होगा। तो ऐसे केस में मेरे पास वापस से कितने आयन हो गए बेटा, 3 हो गए। बस ऐसे ही बनाते जाने, बना लेंगे। थर्ड वाले केस में क्या करोगे, PtCl4 2HCl में। अब यहां पर हाइड्रोजन भी है और हाइड्रोजन आपको याद है कैटायन बनेगा, यानी कि वो ब्रैकेट के बाहर जाएगा इस बार। तो आप इसको कैसे अरेंज करोगे देख लेते हैं। PtCl4 2HCl। सबसे पहले बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, 4 और 2 6, 6 - 2 4 हो गया। भाई ये तो कैटायन की तरह एक्ट करेगा ना बेटा। तो इसने कितने चार्ज प्रोवाइड किए, 4। इसने कितने चार्ज प्रोवाइड किए, 2, क्योंकि 2 लगा हुआ है। तो ऐसा टोटल कितना हो गया, 6। अब 6 में से कितने माइनस कर दो, 2। तो कितना हो गया, 4। तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा पीटी। कितने क्लोरीन अंदर ले लूं, 6 के 6, Cl6 हो गया और H2 बाहर हो। अब बताइए कितने आयन बनेंगे सर, 2H+ आयन होंगे और ये रिमेनिंग चार्ज किसके ऊपर होगा, कॉम्प्लेक्स के ऊपर हो जाएगा, -2। तो इस तरह से मेरे पास यहां भी कितने आयन बन गए, 3 है। तो इसी तरह से मुझे क्या बनाते जाने हैं, आयंस बनाने हैं यहाँ पर। ठीक है। तो अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन इटसेल्फ अ कैटायन क्यों हो जाएगा कैटायन, क्योंकि वो H+ प्रोवाइड करता है वाटर में। तो जो H+ प्रोवाइड करेगा तो खुद कैटायन है, तो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा। कर लेंगे बाकी के, COCl3 4NH3 सारे ही कर लेते हैं। अब एक दो और बचे, COCl3 और दिया हुआ है 4NH3। बताइए कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, +3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, 6। 6 के लिए पहले किसको ले लो, अमोनिया के, और दो क्लोरीन। तो बाहर एक ही क्लोरीन रहा ना, तो दो आयन बने, एक ये वाला और एक, और लास्ट वाले में देख लेते हैं, लास्ट वाला भी PtCl4। PtCl2 और 2NH3। तो भाई यहां हमारे पास चार्ज कितना आ रहा है, +2। तो ऐसे केस में Pt के साथ अमोनिया भी दोनों अंदर हो गए, क्लोरीन भी दोनों अंदर हो गए, कोई आयन नहीं बना।
तो अब बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा ऐसा। हो गए सारे आयन, सारे निकल गए बेटा। चलिए अब हम नेक्स्ट थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन करा हमने बेटा, ये 9। सारे ही लिख दिए, ये ए बी सी डी जितने भी थे। ए, ये बी, ये सी हमारा, ये डी और ये ई। यहां 2 आयन, यहां 3, यहां पर भी 3 आयन, यहां भी अपने पास 3 आयन, और यहां पर 0, क्योंकि ये न्यूट्रल हो गया। लिख लीजिए वो तो डिटेल में, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तो मान लीजिए समझ में आ गया है, बाद में हो सकता है फिर प्रॉब्लम क्रिएट करे, है ना। तो आप बना लिख लीजिए कहीं भी पूरा। क्वेश्चन नंबर 4 में आप करेक्शन करिए, है ना। यहां पर सल्फेट की जगह क्या लिख लीजिए, क्लोराइड। पेज नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 4। सल्फेट आयन पूछा हुआ है, उसे काट दीजिए और उसकी जगह कौन सा आयन ले लीजिए, क्लोराइड, क्योंकि सल्फेट तो है ही नहीं पूरे कहीं भी। पहले ब्रैकेट में कोऑर्डिनेशन नंबर किन से कंप्लीट करना है, न्यूट्रल से, और फिर न्यूट्रल अगर कम पड़ेंगे तो किससे कंप्लीट करेंगे, जो आयन बना रहे। ये रूल आप कहीं भी लिख लीजिए, हो सकता है कि हमें ध्यान ना रहे ना, तो आप यहां पर हिंट सा लिख लीजिए। टू कंप्लीट कोऑर्डिनेशन नंबर, टू कंप्लीट कोऑर्डिनेशन नंबर यूज न्यूट्रल लिगेंड्स फर्स्ट। पहले किसका यूज करो, न्यूट्रल का, न्यूट्रल लिगेंड्स फर्स्ट। टू कंप्लीट कोऑर्डिनेशन नंबर यूज न्यूट्रल लिगेंड्स फर्स्ट। अब आप यहां देख ही रहे हो, जैसे यहां पर पीटी के ऊपर कितना चार्ज था, +2, तो +2 के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना चाहिए, 4। तो पहले मैंने किसको ले लिया है, 4 NH। अब स्पेस ही नहीं बचा, इसलिए वो बाहर चले गए। अब ऐसा मत करना कि सर यहां से 2 ले लेते हैं, यहां से 2 लेते हैं, वो पॉसिबल नहीं है ना। बाहर उसी को रखा जाता है जो क्या बनाता हो, आयन। अब जैसे इस वाले केस में देखो आप, हमने यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मेंटेन किया, पर 4 ही वाटर रख सकते थे, 4 ही रखे। अब 2 बाहर रखा, उसका कोई बेनिफिट हुआ क्या, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि वाटर क्या है, न्यूट्रल, उससे कुछ बनने वाला नहीं। तो हमें सबसे पहले किसको अंदर ले जाना है, न्यूट्रल्स को। और बचे हुए अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर कम पड़ता है, जैसे यहां कम पड़ रहा था, तो हमने किसको यूज कर लिया फिर, एनायंस। चलिए अपनी नेक्स्ट थ्योरी है वर्नर्स थ्योरी। सब लोग, हाँ, सब लोग अपना वो लेकर आए हो ना मॉड्यूल। बस मैं जब बोलूंगा तब मॉड्यूल ओपन करना है। बिगनर्स वॉक्स। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड ऑर्डर, ये तो हमने बात कर ली ना बेटा। जब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, और जब बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, हाईएस्ट। किसी भी कॉम्प्लेक्स में ईडीटीए क्या एक से ज्यादा बार हो सकता है क्या, तो जब एक से ज्यादा बार हो ही नहीं सकता, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में एक ही मेटल होता है,
और एक ही EDTA होगा, तो रेशियो हमेशा क्या आएगा, 1:1। Yes, next we are having VVT. VVT के फुल फॉर्म हमें याद ही है, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। पहले आप थ्योरी के बारे में समझिए और उसके बाद लिखिएगा, है ना, मैं आपको पॉइंट्स में लिखवाऊंगा और जो भी बोर्ड पे लिखूंगा वो थोड़ी देर वहीं रहेगा, इसलिए आप आराम से नोट डाउन करना। और वो मॉड्यूल में भी है, हमारा मेन फोकस रहेगा कि क्या हो रहा है इसमें ना। अब आप इसमें दो तीन बातों पे ध्यान देंगे। कई बार हाइब्रिडाइजेशन डी से भी स्टार्ट होता है, कई बार हाइब्रिडाइजेशन डी से भी स्टार्ट होता है। अच्छा, एक केमिकल बॉन्डिंग की जो आपकी वीवीटी थी उसके अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले जो कॉलम बनाया था उसमें क्या मेंशन किया था, स्टेरिक नंबर, और यहां पर क्या मेंशन करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। उससे क्या प्रेडिक्ट किया जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन से हमें क्या प्रेडिक्ट करनी होती है, ज्योमेट्री। तो ये तीन कॉलम ही रहेंगे इसमें। अब मान लीजिए आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही आ रहा है, तो आपको याद है ना हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, और स्ट्रक्चर होगी लीनियर। ठीक, अगर 3 हो जाए तो बच्चे sp2, और मालूम है ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। इफ इट इज 4, तो अब हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन होते हैं, या तो ये स्टार्ट होगा डी से तो बनेगा DSP2, या फिर इसको हम लिखेंगे SP3। तो SP3 तो हमारा पड़ा हुआ है, आज हमें किसको देखना है, DSP2। अब DSP2 हुआ तो उस केस में स्ट्रक्चर होगी स्क्वायर प्लेनर, और SP3 हुआ तो हमें याद है स्ट्रक्चर होगी टेट्राहेड्रल। If it is 5, again we are having two cases, DSP3 या फिर SP3D। ये पढ़ा हुआ है आपका, कौन से स्ट्रक्चर बनाते थे, हाँ, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और हाईएस्ट नंबर यहाँ कितना रहता है, 6। 6 के केस में फिर से दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो D2SP3 होगा या फिर SP3D2 होगा, पर स्ट्रक्चर को लेकर कोई डिफरेंस नहीं है, इन बोथ द केसेस इट इज ऑक्टाहेड्रल। तो ये हमने यहां पर बस दो तीन नई चीजें आ गई। वो नया क्या आ गया कि कुछ हाइब्रिडाइजेशन किससे भी स्टार्ट हो रहे हैं, डी से, बस एक यही कुछ नया हुआ है। और 4 के केस में हमें दो ज्योमेट्रीज याद रखनी पड़ी, एज पर कोऑर्डिनेशन नंबर और एज पर हाइब्रिडाइजेशन। चलिए अब देखते हैं, सब लोग पेज नंबर 116 ओपन कर लीजिए बच्चे। पेज नंबर 116 पर एक सीरीज है, उसका नाम है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना। अब इस सीरीज का मतलब क्या है, ये सीरीज क्या डिटरमाइन करती है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, कि कौन सा लिगेंड किस लिगेंड के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है। हमारा यहाँ पर इसका यूज ये रहेगा कि भाई स्ट्रेंथ से सर क्या बेनिफिट होगा हमको, है ना। अब आपको दिख रहा है बहुत लंबी सीरीज है, तो उसको करते हैं शॉर्ट। शॉर्ट में उसको आपको ये याद रखना है कि हमेशा वो आगे होंगे जिनकी डोनर साइड क्या हो, कार्बन, जिनकी डोनर साइड क्या हो, कार्बन। तो आप देखो सबसे आगे आपको CO और उसके बाद CN नजर आएगा, तो सबसे मजबूत लिगेंड कौन सा बताना है, कार्बोनिल। और ये हम देखकर भी आए नॉन क्लासिकल में, दे फॉर्म डबल बॉन्ड, तो वो बैक बॉन्डिंग यानी कि सिनर्जिक बॉन्डिंग करते हैं। और जो बच्चे सिनर्जिक बॉन्डिंग करेगा उसका मतलब मेटल के साथ उसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, और बढ़ने का मतलब हो गया स्ट्रेंथ आना। सेकंड नंबर पर हमारे पास रहेंगे नाइट्रोजन डोनर्स। अब नाइट्रोजन डोनर्स में आपको अमोनिया दिख जाए, EN दिख रहा होगा,
है ना। और कार्बन डोनर्स में कौन कौन दिख रहे होंगे, CO और Cn। फिर उसके बाद हमें मिलते हैं ऑक्सीजन डोनर्स। ऑक्सीजन डोनर्स की लिस्ट में एक तो आपको वाटर दिखेगा और एक आपको दिखेगा ऑक्सलेट। और सबसे लास्ट जो आपको नजर आएंगे या तो हेलोजेंस होंगे या फिर सल्फर डोनर साइट वाले होंगे। हेलोजन आपको याद है, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये, ठीक है। तो इसका मतलब उस पूरी लिस्ट को याद ना करके हम सिर्फ यही याद करेंगे कि सबसे आगे कार्बन डोनर, फिर नाइट्रोजन डोनर्स, फिर ऑक्सीजन और फिर हेलोजन। तो ये जो दोनों है ना आगे वाले, इन्हें माना जाता है स्ट्रॉन्ग, और इनको शॉर्ट में हम लिखेंगे SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और ये जो पीछे वाले बचे हुए दो पार्ट हैं जिसमें वाटर और हेलोजन आ गया, इन्हें बोला जाएगा वीक, और इनको शॉर्ट में हम लिखेंगे WFL। तो ये जो सीरीज है ये बिल्कुल वैसी सीरीज है जैसी आपने क्लास 10th में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी। उसमें आपने देखा था ना कि कौन किसको रिप्लेस कर सकता है, उस बेसिस पे बनी हुई सीरीज थी। ये सीरीज उस बेसिस पर बनी हुई है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है, यानी कि कौन ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा सकता है। इन शॉर्ट इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तो कौन सा लिगेंड सबसे स्ट्रॉन्ग बताने बेटा अपने को, COCN। और वो हमें वैसे भी याद है क्योंकि उनसे कौन सी बॉन्डिंग होती है, सिनर्जिक। और सेकंड हमें बताने हैं नाइट्रोजन वाले, और वीक में किसको बताना है, ऑक्सीजन डोनर या फिर हेलोजन। इनके अलावा हमारा और किसी से काम पड़ता ही नहीं है, यानी कि आपको ले दे के 5-6 लिगेंड्स याद रखने। कौन कौन से, COCN, अमोनिया या EN, वाटर या ऑक्सलेट, और वीक फील्ड में कौन बनेगा आपको, हेलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ना। चलिए अब देखते हैं क्या हो सकता है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजों के बारे में समझा है कि वो हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है और ये वाले लिगेंड्स होंगे, तो स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगता है। अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूं और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है। निकेल है और उसके साथ है क्लोरीन, और उसके ऊपर चार्ज है -2। दूसरा है निकेल, पर इस बार हमने स्ट्रॉन्ग लिगेंड ले लिया, इसके ऊपर भी -2। जब भी आप कोई कॉम्प्लेक्स देखोगे सबसे पहला काम क्या कैलकुलेट करनी है, ऑक्सीडेशन। बताइए क्या आ रहा है, +2 +2, दोनों ही केस में +2। निकेल का नंबर बोलिए, तो 28 के लिए आप ये लिखोगे ना लास्ट में, 3D8 4S2, यहां भी ये लिखो 3D8 4S2। अब मुझे इस पे कौन सा चार्ज लगाना है, +2। +2 के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाएं, S के 2, यहां भी यही होगा S के 2। अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। इसका ऑर्बिटल डायग्राम अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा अब ध्यान से देखें कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चल रहा है, 4, यानी कि मुझे 4 खाली बॉक्स रिक्वायर्ड हैं। मुझे क्या रिक्वायर्ड है, 4 खाली बॉक्स, क्योंकि बॉन्ड कौन सा है, कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड बनता है, आपको कहते हैं बॉक्स चाहिए, क्योंकि ये तो लोन पेयर देंगे और उन्हें रखने के लिए ये क्या प्रोवाइड कराएगा, वेकेंट ऑर्बिटल। डन। अब कितने चाहिए, अब क्या ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कि यहां पर 4S खाली पड़ा हुआ है सर, और 4P के भी 3 बॉक्स खाली हैं। 4S 4P, ये क्या है बेटा, 3D। यहां पर भी ऐसा ही सिचुएशन है। अब यहां और यहां एक डिफरेंस आ रहा है, आप देखिए कि कॉम्प्लेक्स में एक जगह स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और एक जगह हमारे पास वीक लिगेंड है, ठीक। अब यहां हमारे पास एक जगह तो बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है यहां,
तो इसको लिख दें SFL, और यहाँ क्या आ गया, WF है। अब इसका मतलब मुझे यहाँ पर स्ट्रेंथ के बेसिस पे कोई आंसर करना है। तो स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि जब कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कराएगा, पेयरिंग। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स क्या प्रेफर करते हैं, पेयरिंग। और पेयरिंग का मतलब है कि ये जो दोनों अनपेयर्ड हैं ये क्या हो जाएंगे, पेयर्ड। अब बताइए, जैसे ये पेयर्ड होंगे, मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स तो 80 हैं, तो वो तो 4 बॉक्स में फिल हो जाएंगे, तो ये खाली हो गया। और S और P में जितने मुझे चाहिए, तो अब बताइए मेरा हाइब्रिडाइजेशन कहां से स्टार्ट होगा, D से। तो यहां एक, फिर ये दूसरा लॉन पेयर, ये तीसरा लॉन पेयर, और ये फोर्थ लॉन, यानी कि यहां से यहां तक मेरे पास 4 बॉक्स अवेलेबल हो गए। किसकी वजह से हुआ ऐसा, स्ट्रॉन्ग, इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन है DsP2। अब वीक के केस में ऐसी पेयरिंग पॉसिबल ही नहीं है, तो यहां पे नो पेयरिंग। अब भाई जब नो पेयरिंग होगा तो ऐसे केस में मेरा हाइब्रिडाइजेशन यहीं से स्टार्ट होगा, और इसी वजह से यहां जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आएगा sp3। तो वीक और स्ट्रॉन्ग की जरूरत कहां पड़ेगी, पेयरिंग की। ये बात समझ में आ रही है। सेम केस किस में भी चलेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी, वहां 6 बॉक्स चाहिए। ठीक है, तो अब यहां ध्यान से देखो आप कि आपसे क्या क्या पूछे जा सकता है। पहला केस तो हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा स्ट्रक्चर, ये क्या होगा, टेट्रा। ये क्या हो गया बेटा मेरे पास, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अब बताओ दोनों में कौन पैरामैग्नेटिक है, ये वाला, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर, सो इट इज पैरामैग्नेटिक। और ये वाला डायामैग्नेटिक। इसके अलावा एक और डिफरेंस है, यहां हाइब्रिडाइजेशन डी से स्टार्ट हुआ, कौन सा वाला डी है, अंदर वाला, और यहां सारे बाहर वाले हैं। तो जब कोई अंदर वाला डी यूज होता है तो उसको बोलते हैं IOC, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जब भी हाइब्रिडाइजेशन किससे स्टार्ट हो, डी से, उन्हें कौन से कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल। और जब बाहर ऐसे ही चालू हो रहा है तब उसको बोलेंगे OOC, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कोई प्रॉब्लम यहां तक। अच्छा, अब एक लास्ट बात, जब हमारे पास पहले से ही 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, और उसके पास भी थे, पर उसने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करा। ऐसे केसेस में जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं उनका एक और नाम होता है लो स्पिन। क्या बोलेंगे उनको अपन बच्चे, लो स्पिन। क्यों बोलेंगे लो स्पिन, सर पहले तो उसके पास 2 अनपेयर थे, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आता, अब वो भी नहीं आ रहा, पर इसके पास अभी भी आ रहा है, क्योंकि ये कैसा है, पैरा है। तो जब आपके पास शुरुआत में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उतने ही रह जाएं तो हम उसको बोलेंगे हाई स्पिन, और उनमें से कुछ भी कम हो गया तो उसको हम बोलेंगे लो स्पिन। तो ये मेरे पास कौन सा कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताइए इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, म्यू का वैल्यू। तो आप ध्यान रखिएगा, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही समथिंग लगाकर, जैसे 1 होगा तो 1 पॉइंट समथिंग, 2 होगा तो 2 पॉइंट समथिंग, 3 होगा तो 3 पॉइंट। तो क्वेश्चन रिवर्स भी हो सकता है कि भाई ऐसा कॉम्प्लेक्स दे दिया और आपसे पूछ लिया कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है 2 पॉइंट समथिंग, तो बताइए आपके इसके कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 2। समझ रहे हैं, बहुत सिंपल हिसाब है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वैल्यू अक्सर कर उतना लगा के पॉइंट्स में कुछ आता है। इसका फॉर्मूला होता है बेटा म्यू √n+2, इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। और n यहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे केसेस में हमसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट वो सब सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। बस हमें ये देखना है कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक, पेयरिंग होगी या नहीं होगी।
पेयरिंग होगी तो डी खाली मिल सकते हैं, और अगर डी खाली मिलते हैं तो उस बेसिस पर हम उनका हाइब्रिडाइजेशन या तो डी से स्टार्ट करेंगे या फिर एस से। जब भी हाइब्रिडाइजेशन डी से स्टार्ट हो, आईओसी, इनर ऑर्बिटल कॉम, और जब एस से स्टार्ट हो, अब लिख लीजिए। पर एक काम करिए, पहले मैं कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूं वीवीटी के, उन्हें लिखिए पहले, फिर उसके बाद में ये सब लिखिएगा, है ना। 4-5 लाइन सबसे पहले मैं शुरुआत में बोलूंगा, पहले वो लिख लीजिए। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, सीएमए, फर्स्ट पॉइंट, will lose electron, CMA will lose electron as per oxidation state, CMA will lose electron as per ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे हमने यहाँ पे देखा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा था, +2, तो हमने कितने इलेक्ट्रॉन कम किए, 2। 3 होता तो 3 कम करते, 4 होता तो 4 कम। कम कहां से करना स्टार्ट करना है, आउटर से, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सीएमए will provide, CMA will provide vacant orbitals, CMA will provide vacant orbitals as per coordination number। हमें पता लग जाएगा ना कि हमें कितने बॉक्स खाली चाहिए, सीधे क्या देखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। थर्ड, on the basis of provided d orbitals, on the basis of provided d orbitals by CMA, two type of complexes will be formed, two type of complexes will be formed। तो पहले क्या लिखेंगे हम यहां पर, ऐसे पॉइंट बना लीजिए। पॉइंट नंबर 1, आईओसी, आईओसी का मतलब हो गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कब बनेंगे बेटा, जब कौन सा वाला डी होगा, इनर डी। तो यहां मार्क करेंगे कौन सा डी यूज हो रहा है, इनर डी यूज्ड। और ऐसा कब होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के पोजीशन। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, है ना, पर हमने बस वहां पे मार्क कर लिया। आप एसएफएल भी मत लिखो, सिर्फ लिख लो इनर डी यूज्ड। और ऐसे ही दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, ओ ओ सी, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जब कौन सा वाला डी यूज हो, आउटर। हो सकता है डी यूज आए ना आए, तो यहां तक आपने लिख लिए। फिर आप क्या बना लेना, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ताकि उस समय पता लगेगा किसको स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं और किसको वीक। हाँ बेटा देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2। अब यहाँ पे आप वैल्यू कितनी रखोगे, 2, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ना। जबकि यहाँ पर म्यू की वैल्यू क्या रखोगे, 0, तो 0 होते से आपके पास म्यू भी क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब इसकी तो कोई स्पिन है ही नहीं, और इसकी स्पिन है। पहले आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में छोटा सा पार्ट लिख लेंगे वो, और फिर ये, और फिर आप एग्जांपल स्टार्ट करना। प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के डिफरेंसेस किस पे दिए हुए हैं, पेज नंबर 105 पर। कल हमने नहीं लिखे होंगे शायद, नहीं लिखे थे ना, तो आप समझ तो गए थे ना डिफरेंस। तो अगर वो डिफरेंस देखने हो तो हम किस पेज पे देख सकते हैं, 105 पर।
हाँ बेटा, क्या करेंगे? वहां देखो ना, वहां पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और यहाँ तो म्यू की वैल्यू किस में आने की पॉसिबिलिटी है, तो बस वो हाई स्पिन होगी। वो जो सीरीज है वो एक प्रैक्टिकल एनालिसिस है बेटा, है ना, मतलब उसमें कुछ चीजों को स्टैंडर्ड माना गया है। जैसे एक ही सीएमए लिया गया होगा, उसका चार्ज भी सेम लिया गया होगा, तब स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ऑब्जर्व किया होगा। यहाँ पर हमने जो बताया वो सिर्फ अपने यूज के लिए हमने स्ट्रॉन्ग और वीक बना लिया है बस, ताकि हमारे क्वेश्चन थोड़े से फास्ट हो जाएं। क्या हाई स्पिन होने के लिए म्यू की कुछ वैल्यू होनी भी चाहिए, कि जीरो पे भी हाई बोल देंगे? कुछ वैल्यू तो होनी ही चाहिए। क्या आउटर ओसी होने के लिए डी होना जरूरी है? जो भी हाइब्रिडाइजेशन डी से स्टार्ट होता है बस उसको ही हम क्या बोल सकते हैं, आयोस। और जो एस से स्टार्ट हो रहा है वो सभी क्या है, आउटर ही हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, फोर्थ। तो भाई फोर्थ जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं से यूज कर रहे हैं। काट लो भाई, इसमत बेटा आप है ना पॉइंट काट लो अपने कॉपी में, गलती हो गई। आप अपनी कॉपी में काट लो और अपने पॉइंट्स बना लो नए। आप अपने नए पॉइंट बना लो बेटा ना। अब आउटर और इनर डी का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन दोनों में से, चलो अभी एक सिक्स्थ वाला लेंगे है ना, तब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, किस केस में चारों क्वांटम नंबर्स ही अलग आ सकते हैं, जब आपका हाइब्रिडाइजेशन एस से स्टार्ट हो रहा हो या डी से स्टार्ट हो रहा हो? किस केस में चारों क्वांटम नंबर ही अलग हो जाएंगे, जब डी से स्टार्ट हो रहा हो? क्योंकि देखो यहां पर तो ये 4s है, ये 4p है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो गया, तो बहुत सारी चीजें भी सेम हो सकती हैं। बट जब अगर कोई डी से ही स्टार्ट हो जाए तो फिर इस उस केस में क्या होगा, 3d, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही क्या हो जाएगा, डिफरेंस क्रिएट हो जाए। खुशी बेटा आप भी पॉइंट सही कर लो है ना, नया बना लो, क्योंकि आप कोऑर्डिनेशन नंबर जब 5 लिखोगे ना तो अब उसमें क्या लिखना चाहोगे? हाँ ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 44 जिसकी मैं बात कर रहा था।
पेज नंबर 133 पर क्वेश्चन नंबर 44। कि अगर चारों क्वांटम नंबर डिफरेंट होंगे तो वो कब पॉसिबिलिटी होगी? जब हाइब्रिडाइजेशन ही किससे स्टार्ट हो जाए? डी से, क्योंकि उस केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यस, हो गया। अच्छा, ये वाला पार्ट, ये वाला तो हो जाना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन को मार्क कर लेना आप यहीं पर ही, 133 पर क्वेश्चन नंबर 44, कि चारों क्वांटम नंबर कभी अलग हो सकते हैं जब हाइब्रिडाइजेशन ही किससे स्टार्ट हो जाए? डी से। हो सकता है उसमें जब आप आंसर निकालेंगे तो एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जो डी से स्टार्ट हो रहा होगा ना। चलिए अब हम ऐसा करते हैं, कोई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी ले लेते हैं। 6 के केस में मैं वापस से वही दो कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं, CO F6 - 3, और इधर ले लेते हैं बेटा COCN-3। बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले समझते जाओ बोर्ड पर। +3, क्यों आएगा +3? क्योंकि ये माइनस दिया हुआ है ना। +3 हो गया। कोबाल्ट का नंबर बोलो बेटा। 27। अब 27 के केस में 3D7 4s2 रहेगा, तो यहां भी ऐसा ही रहेगा, 3D7 4s2। अब +3 चार्ज है, तो मुझे कितने उड़ाने पड़ेंगे? 2 यहां से और 1 यहां से, तो यहां 6 आ गया और यहां 0 हो गया। यानी कि इनका अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया जाए तो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? 6। और 6 फिल करते समय यहां पर एक 2 होंगे बस, बाकी बॉक्स में सिंगल है ना। एस कौन सा वाला एस है? 4s, 4p, और अब आएगा 4d। अब मैंने 4d क्यों ले लिया बच्चे? क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। तो मुझे कितने बॉक्स चाहिए होंगे? 6 बॉक्स। कैसा लिगेंड है? वीक फील्ड। जब WFL होगा तो पेयरिंग नहीं होगी, और जब पेयरिंग नहीं होगी तो मेरे इलेक्ट्रॉन कहां से फिल होंगे? यहां से। 1, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो यहां से यहां तक हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d2। अब सारे आंसर कर सकते हम। बताइए कौन सा कॉम्प्लेक्स है? OOC। ज्योमेट्री तो फिक्स ही है, ऑक्टा
हेड्रल, पैरा की डाया, पैरा। वैल्यू कितनी हो सकती है? 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अच्छा, लो स्पिन की हाई स्पिन? हाई स्पिन, HSC लिख देते हैं ना, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इसी तरह से अब इसके बारे में बताओ आप, क्या यहां पर मेरे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है? तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में ये सब क्या करेंगे? पेयरिंग। अब पेयरिंग होगी तो मेरे को अंदर वाले दोनों डी खाली मिलेंगे, यानी कि ये इसके साथ पेयर, ये इसके साथ पेयर। आफ्टर पेयरिंग वी आर हैविंग सिचुएशन लाइक दिस कि 6 इलेक्ट्रॉन्स वर अकोमोडेटेड इन 3d ऑर्बिट। तो यहां से खाली हो गया, 2d चाहिए ही थे हमें, यहां पर हम फिल करेंगे तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3। कैसे हो गया समझ में आ गया ना बच्चे? D2sp3। अब आंसर करो, ऑक्टा ही रहेगा, आईओसी हो गया। क्यों बोला आईओसी? डी से जो स्टार्ट हुआ वो आईओसी, ठीक है। डायामैग्नेटिक और कॉम्प्लेक्स हो गया लो स्पिन। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पहला काम देखो, स्टेप बाय स्टेप फिक्स करो। पहला काम क्या करना होगा? ऑक्सीडेशन। फिर दूसरा काम क्या देखना होगा? लिगेंड कितने हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तीसरा स्टेप देखना होगा कि वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग, उसके अकॉर्डिंग डी खाली हो भी सकता है और नहीं भी हो। तो हाइब्रिडाइजेशन उसके अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा? चेंज हो जाए। ये 3D है, ये 4s, और बच्चे ये 4p। तो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 6 को हमने इधर अकोमोडेट कर दी। अब कुछ ऐसे केसेस लेंगे जहां पर हमें कुछ और भी सोचना पड़ेगा, है ना बच्चे? मतलब ध्यान ऐसा नहीं कि हमेशा ही जहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो वहां पे डी से स्टार्ट हो। सिचुएशन किसके अकॉर्डिंग भी चेंज होगी? सेंट्रल एटम के अकॉर्डिंग। ये वाला पार्ट लिख लिया आप लोगों ने? आप पेज नंबर 110 और 111 भी ओपन कर लीजिए, उस पर यही इस तरह के डायग्राम बने हुए हैं सारे। हम्म हम्म। वो बुक में आप देख रहे होंगे ना, तो अब आपको क्लियर हो जाएगा कि वो क्या बना हुआ था उसमें, वो बॉक्सेस का क्या मीनिंग था वहां। किसको स्ट्रॉन्ग बोलेंगे? कार्बन। सेकंड स्ट्रॉन्ग, नाइट्रोजन। और वीक में किसको कंसीडर करेंगे बेटा? ऑक्सीजन। और सबसे वीकेस्ट हेलोजन।
चलिए नेक्स्ट, मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा, ये वाला पार्ट है ना। कुछ अलग केसेस लेते हैं जहां पर आपको यही सब देखना है, आपका ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। चलिए बताइएगा, इस केस में निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है। अगर 0 है तो मेरे पास क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगा? 3D8 4s2। कुछ कम नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि कोई है ही नहीं। इसका मतलब मैं अगर इसके ऑर्बिटल डायग्राम को देखूं तो मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स तो किस में हैं? डी में। और 2 इलेक्ट्रॉन किस में बेटा? एस में। ये 3D और ये 4s। क्या खाली हुआ है? पी खाली ही रहता है। अब बताइए आप, क्या पेयरिंग होगी? होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब पेयरिंग के केसेस में ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी उठकर कहां चले जाएंगे? डी में। क्योंकि बिना एस के तो कोई हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है। अब जब बिना एस के कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो एस के इलेक्ट्रॉन को किधर शिफ्ट करना पड़ेगा? डी में। क्या जगह है डी में? यस सर। तो अब अगर सारे इलेक्ट्रॉन डी में फिल हो गए तो हमारे पास डी में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10। और 10 की तो स्पेस रहती है भाई। यानी कि मुझे अब 4 बॉक्स जो चाहिए वो कौन से वाले 4 बॉक्स मिल सकते हैं? ये वाले 4s के और 4। तो टोटल मेरे पास यहां पर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर था, 4 बॉक्स आ गए। बताओ हाइब्रिडाइजेशन। sp3। तो इस बार थोड़ा चेंज हुआ। इस बार हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है पर डी नहीं आया। क्यों नहीं आया डी? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी और वही इलेक्ट्रॉन अंदर पेयर हो गए। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है बट डी इज नॉट यूज। आना क्या चाहिए था? स्क्वायर प्लेनर। पर कैसा चल रहा है? टेट्राहेड्रल। आईओसी बोले? ओसी। क्यों? डी यूज नहीं हुआ। डाया की पैरा? तो इसको क्या बोलना चाहिए? डाया मैग्नेटिक। जनरली जब डी यूज होगा या आउटर डी यूज होगा तभी वो आपसे आईओसी या ओसी पूछ सकता है। ऐसे केसेस में वो कुछ नहीं पूछता। ऐसे केसेस में तो आपसे सिर्फ क्या पूछेगा? हाइब्रिडाइजेशन। और क्या पूछेगा? ज्योमेट्री। क्योंकि यहां पर उसकी क्लैरिटी बन जाती है। ठीक है। अब म्यू की वैल्यू तो 0 है। ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखेंगे अपन कि हमें हर जगह डी मिले कोई जरूरी नहीं। अच्छा एक और केस। अब जो मैं स्टार लगा रहा हूं इसका मतलब उनमें ऑब्जर्व भी करना है साथ साथ। ऐसा नहीं है कि बस हमने स्ट्रॉन्ग लिगेंड देखा और हाइब्रिडाइजेशन डी से स्टार्ट कर दिया है ना। बताइएगा। NiH2O। चलो H2O तो वीक लिगेंड है अपने पास। Cn6 NH3 6 + 2। अब बताइए, बताइए यहां निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 है। +2 के केस में हमें 3D8 और 4s0 करना पड़ेगा, तभी तो +2 आएगा। अब डी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। चलो बॉक्स बना लेते हैं डी के। अब अगर मैं यहाँ डी के बॉक्स बना रहा हूं बच्चे, तो मुझे यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फिल हो गए। अब एस खाली है, पी खाली है और डी भी खाली है। कौन सा वाला डी? आउटर। अब बताइए यहां पर क्या होना चाहिए? क्योंकि मुझे 6 बॉक्स वेकेंट चाहिए। मैं पेयरिंग कर भी दूं तब भी आपको कोई बेनिफिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर डी तो एक ही मिल रहा है, जबकि हमें डी कितने चाहिए? मिनिमम 2।
जब ऐसा हो तो हमें पेयरिंग नहीं करनी है, यानी कि अननेसेसरी पेयरिंग नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि पेयरिंग का कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ। ऐसे केसेस में ये ऐसा ही रहेगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या बताना पड़ेगा, sp3d2। ऐसा क्यों किया समझ गए आप? क्योंकि सर पेयरिंग करने पर भी एक ही डी खाली आ रहा है, जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो 2 डी नहीं होंगे जब तक मैं D2sp3 नहीं लिख सकता। नहीं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा बताओ, एक खाली भी करा लीजिए आप, DsP3D, तो ऐसा तो कोई हाइब्रिडाइजेशन हमने देखा ही नहीं। इसका मतलब ऐसा कोई हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल भी नहीं है। तो बताइए इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2। अच्छा ऐसी जगहों पर आप हिंट लिख लीजिए, है ना, कि पेयरिंग के बाद भी एक ही डी अवेलेबल है, इसलिए नो नीड ऑफ पेयरिंग। ऑक्टाहेड्रल तो रहेगा ही, पैरामैग्नेटिक की डायामैग्नेटिक, पैरा। आईओसी, बिल्कुल आईओसी रहेगा। अच्छा ओसी हो जाएगा क्योंकि हमने आउटर डी का यूज किया। मैग्नेटिक मोमेंट 2 पॉइंट समथिंग, क्यों आएगा 2 पॉइंट समथिंग? अब देखो इसी क्वेश्चन को उसने कैसे भी पूछा हुआ है, सब लोग आओ पेज नंबर 130 पे, यानी कि इसी क्वेश्चन को उसने मैग्नेटिक बिहेवियर के थ्रू भी पूछ लिया है अपन से। 130 पे क्वेश्चन नंबर 7 देखो, पेज नंबर 130, क्वेश्चन नंबर थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा एक। मिल गया? अब उसने क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, D8, तो D8 में तो ऐसा ही होगा। अच्छा अब देखो यहाँ पे एक और चीज, क्या D8 के केस में कोई फर्क पड़ रहा है कि स्ट्रांग हो या वीक हो? क्यों? क्योंकि सर अगर वीक होगा तब भी यही होना है, स्ट्रॉन्ग हमने रख के देख ही लिया, यानी कि D8 कॉन्फ़िगरेशन में हमेशा ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का केस हुआ तो आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट आएगा ही आएगा। तो ये बातें आप है ना हिंट के फॉर्म में उसके नीचे लिख भी लिया करो, क्योंकि ये बात मैंने बोल दी आपको समझ में भी आ गई, पर हो सकता है कि थोड़े दिनों बाद फिर से भूल जाएं, तो आप ऐसे लिख लो कि कोई फर्क नहीं पड़ा D8 के केस में, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड। ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्या ये कोई एक्सेप्शन है क्या? ये कोई एक्सेप्शन नहीं, ये जनरल है कि यहाँ पर सर डी एक ही मिल रहा है, ऐसे डी का करेंगे क्या? हाँ ऐसा नहीं, ऑक्टाहेड्रल का केस नहीं, D8 के केस में D8 कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, D8। ऐसे लिखो, मैं बोल रहा हूँ, मैं लिखवा रहा हूँ, लिख लो हिंट मैं बोल रहा हूँ, तो फिर खुद लिख लो, जब मैं बोल रहा हूँ लिख लो, नहीं पहले अपना काम करना है। हिंट लिखो, ब्रैकेट में लिख लो ऐसे स्टार लगा के, D8 कॉमा कोऑर्डिनेशन नंबर 6, D8 कॉमा लगा के क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कॉमा WFL ऑब्लिक SFL, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, मैं ही लिख दे रहा हूं देखो, D8 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 SFL या फिर WFL, हमेशा sp3d2। चाहे वीक लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड। किसके रेफरेंस में लिखा है अपन ने, इस वाले 130 पे क्वेश्चन नंबर 7। अब बेटा ये दो को आपको ना किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देके भी रिवर्स जा सकते हैं, है ना, उसने बोल दिया कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं या मैग्नेटिक मोमेंट 2.73 कुछ दिया हुआ है,
तो हम समझ जाएंगे कि क्या चल रहा होगा, दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे। अब वो अनपेयर्ड बनाने हैं बस अपने को। करिए वाला केस। हमेशा। और वो निकिल का ही केस होगा बेटा, चिंता मत कर, कोई और होगा ही नहीं। D8 किसके पास होता है? D9 कॉपर बनाता ही नहीं है ना, D8 +2 पे ही रुक जाएगा। हाँ, अब इसमें देख के बताओ। क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो +3, क्योंकि 3 आ रहा है। 3d5 4s1 यही रहता है। कितने इलेक्ट्रॉन कम करे जाएं? 3, 1 और ये 2, तो यहां आ गया 3d3। क्या ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा? 3d3, 1 2 3, ये 4s, ये 4p और ये बेटा मेरे पास 4d। बताइए क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी देयर? ऑप्शन है एक अनपेयर्ड रहेगा, सेकंड ऑप्शन है 3 अनपेयर्ड रहेंगे, और थर्ड ऑप्शन है नन ऑफ देम। मैं वापस से बोल दे रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है बोर्ड पर, इसके रेस्पेक्ट में बोल रहा हूं। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी देयर विद क्रोमियम? ऑप्शन 1 1, ऑप्शन 2 3 और ऑप्शन 3 नन ऑफ देम। दो, तीनों के तीनों रहेंगे। भाई यहां पेयरिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि आपको उसने ऑलरेडी डी अवेलेबल करवा रखे हैं, तो आपको अननेसेसरी पेयरिंग करनी ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास डी वेकेंट है। हमें उतना ही पेयरिंग कराना है जितनी रिक्वायरमेंट हो। अब मुझे लास्ट के दोनों डी तो वैसे ही खाली दिखे हुए ना, तो ऐसे केसेस में पेयरिंग करने की रिक्वायरमेंट ही कहां होगी? तो ऐसे केस में भी आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का कोई डिफरेंस नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, समझ गए? क्योंकि हम हमेशा इलेक्ट्रॉन कहां से फिल करेंगे? जहां से जगह होगी। अब आपके पास वीक लिगेंड हो, मान लीजिए यहाँ क्लोरीन हो, तो यहां से मत स्टार्ट करना है एस से, क्योंकि डी खाली है और कुछ करना नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे केसेस में बस ये देखना है कि इस लिगेंड की स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं। अननेसेसरी पेयरिंग नहीं करनी है। तो ये हो गया D2sp3 ऑक्टाहेड्रल पैरामैग्नेटिक। अब कॉम्प्लेक्स कैसा है ये? आईओसी। क्यों बोले आईओसी? क्योंकि डी इसका यूज हुआ है। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि जहां से डी हो वहां पे पेयरिंग भी हो। ये किस पे डिपेंड करेगा कि सीएमए ने क्या ऑर्बिटल्स बिगिन कराया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, जैसे यहां पे D8 लिखा था, D3 कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ भी हो, 6 हो 4 हो तब भी काम बन जाएगा। ठीक है, SFL हो या फिर WFL, हमेशा ही हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? D2sp3। अरे इनको रटने की जरूरत नहीं है, इनको सिर्फ देखने की जरूरत है।
आप जब इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अब ये लो स्पिन हुआ क्या हाई स्पिन हुआ? भाई ये तो हाई स्पिन है, क्योंकि इसके स्पिन पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं सर। ये पहले भी 3 अनपेयर्ड थे और अभी भी 3 है। तो जिसके पहले भी उतने ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो, बाद में भी उतने ही रह जाए, तो उसको हमेशा क्या कंसीडर कर लीजिए? हाई स्पिन। लो स्पिन कब कंसीडर करना है? जब कम से कम एक पेयरिंग तो हो, तभी तो उसका स्पिन चेंज होगा। ये वाला पार्ट हटा दो। अब बताइएगा इस वाले केस में। हाँ बेटा, हो सकता है बना के देखो ना, कुछ तो खुद करो। तो DsP2 आएगा। अरे भाई, जहां से जरूरत होगी वहीं से तो इलेक्ट्रॉन भरोगे। हाँ, तो ये खाली रहेगा। भाई ये तो अपन थियोरिटिकली वैसे ही बोल रहे हैं जैसे दिख रहा है, कोई नई चीज थोड़ा ना बोले मैंने कही याद करो। इसमें बताओ। पहले बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? +2। अब थोड़ा मामला चेंज है यहाँ पर। +2, +2। इसका मतलब क्या क्या कम होगा? डी में से एक कम, और एस में 0। ठीक है। डी में कितने हो गए? 4, एस में 0। बताइए, पेयरिंग करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी तो 2 डी आएंगे, क्योंकि 6 दिया हुआ है। कितनी पेयरिंग करूं? एक बार करें कि 2 बार? एक ही बार करनी, क्यों? उसी से ही काम हो जाएगा। तो यहां पर पेयरिंग होगी सिर्फ एक बार। और जैसे ही पेयरिंग होगी बेटा, अपने पास दोनों डी लास्ट के क्या होंगे? खाली। तो ऐसे केस में हमारे पास ये, इसको आईओसी बोलें कि नहीं बोलें? बोलेंगे तो आईओसी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो है D2sp। अब इसको बोलो, इसको लो स्पिन बोलूं कि हाई स्पिन? लो। क्यों बोलेंगे लो? एटलीस्ट एक पेयरिंग हुई। पहले 4 अनपेयर्ड थे, अब 2। इसीलिए ये क्या बन गया? लो स्पिन। हमेशा स्पिन किससे डिसाइड होगा? प्रीवियस कंडीशन से। प्रीवियसली 4 थे, अब रिड्यूस हो गए, कितने हो गए? 2। अच्छा, मैंने 2 बार पेयरिंग क्यों नहीं कराई? सर, देयर वर नो रिक्वायरमेंट। हमें एक ही पेयरिंग से क्या मिल गए हैं? दो अन दो वेकेंट ऑर्बिटल मिल गए थे। तो हमेशा याद रखिएगा बेटा, अननेसेसरी पेयरिंग नहीं करने। ये तीनों केसेस वैसे ही थे जिनमें हमने कोई अननेसेसरी पेयरिंग नहीं। आप चाहो तो ऊपर हेडिंग लिख दो जहां से आपने ये स्टार्ट किया है, नो नीड ऑफ अननेसेसरी पेयरिंग। अगर पहले से स्पिन कम हुआ तो फिर लो ही बनेगा, और पहले जितना ही रह गया तो हाई। स्पिन को किससे डिसाइड कर रहे हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ज्योमेट्री वोमेट्री सब बता ही देंगे हम। पैरा की डाया? पैरा, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी भी हैं। ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर मान लो वाटर होता तो?
फिर तो हम चालू ही कहां से करते, एस से, क्योंकि उस केस में पेयरिंग वैसे भी नहीं होती है ना। तो फिर हमें कहां से स्टार्ट करना पड़ता है, एस से ही। तो पेयरिंग तभी करनी है जब वीक और स्ट्रॉन्ग देख लिया जाए, अननेसेसरी पेयरिंग भी नहीं होती। ये वाला पार्ट हटा दें। तीनों क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए। क्या NH3 को वीक लिगेंड बोला क्या मैंने? ये हटा दिया जाए। अब तो कुछ पॉइंट्स लिखेंगे अब आप लोग, थोड़ा फास्ट इसको बोर्ड पे से लिखो बेटा। आज कौन कौन सा बिगनर्स बॉक्स कंप्लीट करना है? 2 और 3 बोथ। 2 हो गया होगा, कुछ क्वेश्चन बचे थे जो हमने आज कंप्लीट कर लिए थे। अब आपके पास कौन सा बिगनर्स बॉक्स है? 3। कुछ स्पेशल पॉइंट्स, ये जो वीक और स्ट्रॉन्ग का कंसेप्ट है, आपने सारे एग्जांपल्स में देखा होगा। मैंने सारे के सारे CMA किस सीरीज से उठाए हैं? 3D से। यानी कि 4D और 5D के लिए कोई भी वीक नहीं है, उनके लिए सारे के सारे ही क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग। तो पहला पॉइंट यही लिखिए। इन केस ऑफ CMA from 4D and 5D series, all ligands are SFL। उनके केस में ये डिफरेंस बनाना ही नहीं है, उनके केस में चाहे कोई भी हो, क्या करानी है? पेयरिंग। ये डिफरेंस सिर्फ किसके लिए आया हुआ है? 3 के लिए। नेक्स्ट, 4CO+3 वाटर एंड ऑक्सलेट, जिनको हम क्या कंसीडर कर रहे थे? वीक, आर SFL। सिर्फ इस केस में इन दोनों का बिहेवियर कैसा होगा? SFL की तरह। और लास्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का होगा बेटा ट्रांसफर। और वो दो केसेस हैं, या तो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन हो D7, कोऑर्डिनेशन नंबर हो 6 और लिगेंड हो स्ट्रॉन्ग, या फिर D9 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और फिर से हमारे पास कैसा लिगेंड हो? स्ट्रॉन्ग। ये दो केस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के हैं। चलो अभी समझेंगे कि कैसे करना है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। ये वाला पार्ट आप हटा दें, ये तो बहुत पहले का है, जो मिडिल में लिखा हुआ है मैंने। हाँ देखिएगा, यहां पे ले लेते हैं कॉपर। बताइए, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन 3D10। अब +2 अगर आएगा तो ये एक गया यहां से और एक यहां से, तो 3D9। तो ये हो गए बच्चे 3D9।
अब बताइए यहां पर पेयरिंग कर भी दें, कहां करेंगे? अंदर कोई जगह नहीं है, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ट्रांसफर। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर वहां जाएगा जब हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए मैं यहां से हटा दूं तो मुझे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा? DsP2 एक, ये दो, तीन और ये चार। तो ये मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन हो गया DsP2। अब वो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं रखना था, कहां जगह खाली है? यहाँ, इसलिए उसका ट्रांसफर यहां हो गया। तो ऐसे केसेस में दो बार इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं अगर कितना इलेक्ट्रॉन फंसा हुआ हो? एक। आप याद करिए मैंने निकेल वाले केस में दोनों इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं कर पाया था क्योंकि उसके लिए बहुत एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। बट एक इलेक्ट्रॉन होगा तो हम उसको शिफ्ट करेंगे, और ये शिफ्टिंग होगी तो हमारे जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने बॉक्स देख लेंगे, और उसके बाद जो जगह खाली होगी उधर उसको क्या करते जाएंगे? शिफ्ट करना स्टार्ट। दूसरी बार ऐसा कब होगा बेटा? जब D7 हो और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। बताओ D7 किसके केस में आ सकता है? कोबाल्ट, है ना? यहां पर जैसे कोबाल्ट हो, अमोनिया ले लिया मैंने 6, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो? +2। तो आपको याद है कोबाल्ट का नंबर होता है 27, तो हम लिखते हैं 3D7 4s2। ये दो इलेक्ट्रॉन साफ तो हो गए 3D7। अब देखो ये एक ही तो इलेक्ट्रॉन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्योंकि बाकी सब तो पेयर में जा सकते हैं। हो गए ना 7। अब कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग। पेयरिंग कर भी देंगे तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे? शिफ्ट। और जब वो शिफ्ट होगा तो आपको याद है हमारा हाइब्रिडाइजेशन ऑटोमेटिकली किस में सेट हो जाएगा? D2sp3। बताओ वो कहां जाएगा? वो आउटर डी में पहुंचेगा क्योंकि हमें D2sp3 तो चाहिए ही, सही ना? वो इलेक्ट्रॉन हमने यहां से शिफ्ट करके किधर सेंड कर दिया? आउटर डी में। बताओ दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस में पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है क्या? क्यों है? वो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड चल। तो ऐसा दो बार पॉसिबल है जब हमारे पास वो दोनों में से कोई कंडीशन आ जाए। पर याद रखिए दोनों ही केस में लिगेंड कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब लिखिए। हाँ बिल्कुल, अब नोट कर लीजिए। आज आप कौन से बिगनर्स बॉक्स को कंप्लीट करना है? थर्ड को, है ना? और एक्सरसाइज 1 में क्या कंप्लीट करोगे? अब एक्सरसाइज 1 में आप कंप्लीट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 54 तक। मतलब आप धीरे धीरे इनको करते रहिएगा, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सब कंप्लीट करना है। पहली प्रायोरिटी पर क्या कंप्लीट करेंगे? बिगनर्स बॉक्स 3, है ना? 2 तो हो ही गया होगा, 3 कंप्लीट करना है। और उसके बाद जैसे जैसे टाइम मिले क्या स्टार्ट करना है? एक्सरसाइज 1। और कहां तक जाना है? 54 तक। अच्छा, इसमें अपने को क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है इस वाली थ्योरी में? क्या नहीं पता लग रहा है इस थ्योरी में? सर इस थ्योरी में एक दिक्कत लगती है कि स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे बताए, क्योंकि ये खुद थ्योरी कब आई थी? 1932 में, और स्ट्रॉन्ग और वीक का कंसेप्ट आया 1938 में। तो उस समय तक ये डिसाइडेड नहीं था कि स्ट्रॉन्ग किसको बोलेंगे और वीक, पहली बात। दूसरा, इसमें कलर के बारे में कुछ नहीं पता लगा। हम ये तो बोल देते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है तो कलर आएगा, पर ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर। और तीसरा केस ये भी नहीं बता रहा कि कौन सा कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के कंपैरिजन में स्टेबल है। बस हम ये देख रहे हैं कि नेचर क्या आ रही है, पर हम इनको आपस में क्या नहीं कर सकते? कंपेयर नहीं कर पाए। तो ये सब चीजें कौन एक्सप्लेन करेगा? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो अपन कब स्टार्ट करेंगे? कल। आज का काम हो गया है पूरा। हाँ बेटा, देखो बेटा,
स्पिन तो लो हो गया, क्योंकि पहले अपने पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, 3 थे, यहाँ पर 7 था ना, तो 3 थे, अब एक कम हो गया ना, 2 कम हो गए, तो स्पिन तो लो हो गया। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसमें सिर्फ ट्रांसफर हुआ। तो जहां कोई चेंज ना हो अनपेड इलेक्ट्रॉन में, उसको हाई कंसिडर कर लेते हैं, और जहां एक भी बार कम हुआ हो तो उसको लो कर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का केस ध्यान रहेगा, ये 2 कंडीशन है। ऐसा कुछ आ जाए याद रखिएगा, आप गड़बड़ करोगे यहां, मान लो निकिल की जगह पीडी होता, पीटी होता, तो चाहे फ्लोरीन हो क्लोरीन हो, हमेशा ही क्या होगी, पेयरिंग। ठीक है, फिर उसको क्या कंसीडर करके काम करना है, एसएफ। बस आज के लिए इतना ही, कल क्या स्टार्ट करेंगे, सीएफटी। कौन कौन सा पेज आप दोबारा पढ़ेंगे, 110, 11 और 12, वही सब हमने आज कंप्लीट किया।